बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 आवर एनवायरनमेंट क्लास 10th। उसमें हमने अभी तक पढ़ा इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड वेव, जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने देखा था फूड चेन और फूड वेव के बारे में। बहुत सारी फूड जो इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उससे फूड वेव बोलते हैं। इसमें जो सनलाइट है उसको ट्रैप करते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के अंदर जो एनर्जी रिजर्व होती है उसे हर्बीवोर्स बोलते हैं। और जो हर्बीवोर्स को खाते हैं उसे कार्निवोर्स, और कार्निवोर को जो खाते हैं उसे टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं उसमें 100% एनर्जी है तो वो 90% वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, और उसका 10% ही केवल अगले ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर करते हैं। यानी अगर प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी है तो सिर्फ 10% ही हर्बीवोर्स के पास होगी, और कार्निवोर के पास 10 का भी 10% होगी। मतलब सिर्फ 1% ही एनर्जी कार्निवोर्स तक जाएगी, और ऊपर भी इस तरह से लेस होती चली जाएगी। मतलब जो ऊपर का ट्रॉपिक लेवल है उसके पास सबसे कम एनर्जी है, इसी जो लोयन वगैरह होते हैं वो संख्या में सबसे कम होते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये सब हमने पढ़ लिया था। ये क्वेश्चंस के बारे में भी हमने देखा था। हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। 13.9 हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं। हमारे एक्टिविटीज के वजह से ही आज जो एनवायरनमेंट है बहुत पोल्यूटेड हो गया है। बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो ये बहुत ही पॉइजनस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जला कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो कलेक्ट हो जाती है वो, और वो इस तरह से सांसें रोक देती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। मतलब कोई तकलीफ नहीं होती है, धीरे धीरे प्राण ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी SO2 है ना। ये भी जब व्हीकल्स चलते हैं तो SO2 बहुत निकलती है, इससे क्या हमारा एनवायरनमेंट सारा पोल्यूटेड हो रहा है। वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हमने पढ़ा था इकोसिस्टम में। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सब मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। यानी हमारे एनवायरनमेंट का, मतलब हमारा एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस। इसलिए जो एनवायरनमेंट में अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली वो हमको अफेक्ट करेगा। एंड अवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th हाउ आवर एक्टिविटीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये क्लास 9th में चैप्टर आ चुका है जिसमें हमने ये सब पढ़ा था। In this chapter, we shall be looking at two of the environmental problem in detail. That is depletion of the ozone layer and waste disposal. Depletion मतलब होता है कम करना, नष्ट करना। मतलब ओजोन लेयर की जो परत है वो जो पतली होती जा रही है, उसमें जो छेद होते जा रहे हैं उसके बारे में, और हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके बारे में ही इसमें स्टडी करनी है। तो नंबर फर्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन एक्चुअली होता क्या है, जब तीन एटम ऑक्सीजन के मिलते हैं तो बनाते हैं ओजोन 3। मतलब एक मॉलिक्यूल ओजोन में 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये होती है ओजोन, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन निकलती है ना सन की, उनको रोकने के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऊपर की लेयर है वो एक लेयर है ओजोन लेयर, और वो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही है ना उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। अल्ट्रावायलेट रेज UV से स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ओजोन लेयर। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एटम उसे कहते हैं जो फ्री स्टेट में होता है, मतलब जो एक्टिव स्टेट में होता है और रिएक्शन करने के लिए हमेशा तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये है ओजोन, और बहुत सारे एटम मिलके बनाते हैं ये फिर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के। वाइल ऑक्सीजन विच वी नॉर्मली रिफर टू अस ऑक्सीजन, O2 क्या है, ये है ऑक्सीजन। जब उससे एक एटम और ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो बनता है O3, मतलब ओजोन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ द लाइफ। ऑक्सीजन क्या है, उससे हम ब्रीथिंग करते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि जो फूड हम ले रहे हैं ना उससे ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना, किस चीज को हम तोड़ते हैं उससे एनर्जी जो निकलती है, उस एनर्जी को निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। तो मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो फूड को तोड़ना।
फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मतलब एक शील्ड बनाती है, एक रक्षक बना देती है, एक रक्षक सरफेस बना देती है। जो यूवी जो रेडिएशन आ रही है ना सन से, उसे ये रोकने का काम करती है, ठीक है ना। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म उनको डैमेज करने वाली होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। मतलब जो ओजोन लेयर है वो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। ओजोन में कहते हैं ना ओजोन में छेद हो गया, एक्चुअल में छेद नहीं, वहां से ये बहुत ही थिन हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ओजोन, और वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन एज कोज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ओजोन लेयर की पतली होने से कैंसर हो सकता है, क्योंकि वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज आ सकती है। Ozone at the higher level of the atmosphere is product of UV radiation acting on oxygen molecule. Ozone at the higher level of the atmosphere is a product of ultraviolet radiation acting on oxygen molecule. ओजोन एक्चुअली है क्या? जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, वो ऑक्सीजन पे एक्ट करती हैं। पहले तो क्या करती है, ऑक्सीजन जो है इसकी एनर्जी से, किसकी, अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी टूट जाता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब एटम, एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो एटम ऑफ ऑक्सीजन है ये फिर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बन जाता है O3, ओजोन। द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। मतलब कुछ ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वे स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं इनटू ऑक्सीजन एटम में। और जो ऑक्सीजन एटम होते हैं ना वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए जो ऑक्सीजन एटम है ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बना लेते हैं ओजोन, मतलब O3। O3 मतलब 3 एटम ऑक्सीजन के जिसके अंदर हों उसको वो ये बना लेते हैं। 3 atom then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown. These atom then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown. ये ऑक्सीजन है, ये स्प्लिट हुआ ऑक्सीजन एटम में OO। फिर जो ऑक्सीजन एटम है ये ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद बनाया O3, ओजोन। The amount of the ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980। मतलब 1980 से जो ओजोन की लेयर है वो थिन होती जा रही है ना। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो नष्ट होती जा रही है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मेनली रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, विच आर यूज एज रेफ्रिजरेटर एंड इन फायर एक्सटिंग्विश इन 1980। मतलब जो अग्निशामक यंत्र है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होती है और रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होती है। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम succeeded in foreign agreement to freeze CFC production at 1986 level। और 1986 एग्रीमेंट हुआ था, किसके थ्रू हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब इसके मुताबिक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर ही पूरे वर्ल्ड में बनने चाहिए। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं ना, डेली बहुत सारा गार्बेज प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। In our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away। बहुत सारा मटेरियल ऐसा बन जाता है रोज कि जिसे हमें थ्रो आउट करना पड़ता है, बाहर फेंकना पड़ता है। What are some of these waste material? What happen after we thrown them away? Let us perform activity to find answer to these question। इस एक्टिविटी ने एक्चुअली बताया है बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में जिसे हम थ्रो अवे करते हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक वगैरह होते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह होती है वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती है, मतलब उसमें एक बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए इसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे सब्जियों के पील्स हैं, छिलके हैं, फ्रूट्स हैं,
और बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो मतलब बहुत जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसे अगर एनवायरनमेंट में फेंक दिए जाए तो उनकी तो वो हार्मफुल नहीं होते हैं, बजाय उनके जैसे प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं तो वो जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं, और जैसे कैटल्स वगैरह वो खा लेते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए ऐसे मटेरियल जो नहीं फेंकने चाहिए। We have seen in the chapter on life process that the food we eat is digested by various enzymes in our body. मतलब लाइफ प्रोसेस में हमने देखा था कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है बहुत सारे एंजाइम की हेल्प से। एंजाइम क्या होते हैं? ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस है उसे स्पीड अप करते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। Hence you over wondered why the same enzyme does not break down everything we eat. लेकिन फिर भी जो एंजाइम है जो हम सब कुछ खाते हैं उसको नहीं पचा पाते हैं। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। और एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम है ना, लाइपेज वो फैट को ही डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज है वो स्टार्च को ही डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, वो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करते हैं। मतलब ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पार्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब एंजाइम की जरूरत पड़ती है किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ यू ट्राई टू ईट कोल। मतलब अगर हम कोल को खाने की कोशिश करें तो कोई एनर्जी निकलेगी क्या? नहीं ना। Because of this, many human-made material like plastic will not be broken down by action of the bacteria or other saprophytes। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी जो हमारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं उसमें उनका एक स्थान होता है, उसको कहते हैं डिकम्पोजर। अगर उसको हम सबसे टॉप पे रखें, क्योंकि जितने भी ट्रॉफिक लेवल है, जितने भी एनिमल है, प्लांट है, आफ्टर ऑल उनकी डेथ होनी है, और डेथ के बाद उनको डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर। ठीक है ना। वो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगाई होते हैं, मतलब उसमें भी एंजाइम होते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए उस मटेरियल जो हमने थ्रो अवे किया है, ठीक है ना, जो हमने फेंक दिया है। तो इसका मतलब उसमें अगर उस टाइप के एंजाइम होंगे तभी तो उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाएंगे। उनके अंदर वो एंजाइम नहीं होते हैं कि उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाए। इसलिए जो प्लास्टिक वगैरह है वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, इसलिए एनवायरमेंट में पड़ी रह जाती है। मतलब गलती नहीं है जल्दी से, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। दिस मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर। मतलब बहुत लंबे समय में ऐसे मटेरियल हीट और प्रेशर की वजह से गल जाते हैं, है ना, लेकिन उसे बहुत लंबा टाइम लगता है। बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरमेंट बट अंडर एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरमेंट दीज परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। परसिस्ट मतलब ये पड़ी रहती है ना, बहुत लंबे समय तक ये ऐसे ही पड़ी रहती है। मतलब जो ऊपर की लेयर है ना उसमें हमारे एटमोस्फेयर का इतना प्रेशर और हीट नहीं होती है कि वो जल्दी से मतलब ब्रेक डाउन हो जाए। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रेशर आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से कोई चीज नष्ट हो रही है उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। जितने भी हमने मतलब हमारे फूड मटेरियल हैं उसको हम फेंक देते हैं, वो जल्दी से खत्म हो जाते हैं। कपड़े हैं, वो कागज है, वो छिलके हैं सब्जियों के, ये सब है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्लास्टिक वगैरह अगर है तो वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि हमारे ऐसे कोई एंजाइम नहीं है जो उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। How many of the substances you breathe were biodegradable? Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. These substances may be inert and simple, persist in the environment for a long time or may harm the various member of the ecosystem. और ecosystem के बहुत सारे members को ये harm कहते हैं ना कि काऊ ने प्लास्टिक खा ली इसलिए बहुत सारी काऊ मर गई है ना। काऊ को तो हम पूजते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में काऊ जो है पूजनीय है। तो प्लास्टिक वगैरह ये थैलियाँ वगैरह हैं जो ऐसे नहीं फेंक देनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जो मटेरियल होते हैं टू टाइप के हुए, नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। मतलब दो तरीके को है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मतलब जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, और बायोडिग्रेडेबल जो जिसे ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जो भी कुछ इम्पोर्टेंट था वो हमने इस सब चैप्टर में पढ़ लिया है।
तो ये था हमारा चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचता है। इसी के साथ आज हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगले लेक्चर से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर किया करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।